नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज देश की राजनीति में बड़ा दिन है। 2024 की लड़ाई के लिए अब बिसात साफ साफ बिछी हुई दिखाई दे रही है। राजा रानी, वजीर, प्यादे, ऊंट, घोड़े सब जमे अपनी ओर दिखाई दे रहे हैं और सभी ओर से तैयारी पूरी है कि 2024 से पहले कुछ ना कुछ घेराबंदी, किलाबंदी कर ली जाए और उसमें जिसको इधर जाना है उधर जाना है वो भी अब ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी राह लोगों ने ढूंढ ली है। दोनों तरफ क्या हलचल हुई है, बीजेपी के कैंप में, कांग्रेस के कैंप में, हम आपको बताएंगे। आज दो बड़े आज और कल ये 2 दिन देश की राजनीति में आप समझ सकते हैं 24 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आज बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दल जुटेंगे। कल भाजपा एनडीए के सहयोगियों को जोड़ने के लिए दिल्ली में बैठक करने वाली है। आज के मेहमानों का परिचय सबसे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है, कहानी कुर्सी की में। हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। विनोद जी आपका बहुत स्वागत। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में है, बहुत स्वागत समीर साहब आपका। जल्दी से पहले आज की बड़ी खबरें जिन पर बात होने वाली है उनका एक रुख कर लें, उसके बाद कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी है आपके लिए, उससे शुरुआत करेंगे। आज कई कहानियां इस वक्त पक रही हैं देश की राजनीति के अंदर। 4 बड़े मुद्दे आज के, 26 वर्सेस 30। ये 26 हैं वो पार्टियां जो बैंगलोर में आज जुटेंगी, आज और कल मिलाकर के, और 30 पार्टियों का दावा एनडीए कर रहा है कि कल दिल्ली में जो बैठक होगी बीजेपी की अगुवाई में उसमें 30 सहयोगी दल मौजूद होंगे। अब देखते हैं ये नंबर कितने एक्यूरेट साबित होते हैं 2024 के लिए। बहरहाल दोनों खेमों में जैसा मैंने आपसे कहा मोर्चाबंदी पक्की हो गई है। अब उसके बाद हम बात करेंगे खास तौर पर एनडीए की। एनडीए का ये टारगेट 350 प्लस, इन 30 पार्टियों के सहारे क्या पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अभी तो चलिए ये बातें हम कयास के तौर पर कह सकते हैं या अपने अनुमान लगा सकते हैं, उसमें भी क्या 350 प्लस जाना बीजेपी के लिए मुमकिन लग रहा है 2 टर्म सत्ता में रहने के बाद। तीसरी खबर होगी आज दिल्ली की। दिल्ली में जिस किस्म की राजनीति बाढ़ के पानी को लेकर हो रही है हमने दशकों में कभी नहीं देखी, और क्या क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें देखिए। जोकर, अनपढ़, गंवार, ये सारी बातें कही जा रही हैं एक दूसरे को, और इसमें भगवंत मान भी बीच में है, इसमें सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और ये सारे तीर चलाए जा रहे हैं खास करके हरियाणा से, क्योंकि मुद्दा दिल्ली और हरियाणा के बीच का है। इल्जाम इन 2 राज्यों के बीच लग रहे हैं। एक खबर पाकिस्तान की जरूर लेंगे हम आज। आपने देखा पिछले कई हफ्तों से यहां हलचल है इस बात की, सीमा हैदर नाम की एक महिला पाकिस्तान से अपने प्रेमी के साथ भारत आ गई, उसके 4 बच्चे उसके साथ हैं, लेकिन उसका सिला पाकिस्तान, उसका बदला पाकिस्तान में हिंदुओं से कैसे लिया गया। मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर दागे गए, सुनकर ही आपको हैरानी होगी। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर जो आ रही है देश की राजनीति से, उसका रुख हम कर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा आज एक जिसको पशुपेश लेकर चल रहा था वो खत्म हो गया है। बेंगलुरु में इस वक्त जयंत चौधरी के पहुंचने की खबर है। बड़ी खबर, जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं बेंगलुरु। विपक्षी एकता के इस राउंड 2 में आरएलडी के जयंत चौधरी ने अपनी ओर से सस्पेंस खत्म कर दिया। अभी तक ये कयास थे कि बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है, बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं और पश्चिमी यूपी में अगर वो बीजेपी का साथ दे दें तो यूपी में 80 में 80 जीतने में बीजेपी को काफी मदद मिलेगी। लेकिन जयंत चौधरी ने सस्पेंस खत्म किया। अब वो इतने दिनों तक किससे क्या बात करते रहे, क्या बार्गेन करते रहे, और आखिर में वहीं क्यों पहुंचे जहां अभी तक वो थे माना जा रहा था, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। जरा जयंत चौधरी की बात सुनिए। सोचिए कि जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी, या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे हमारे खुले हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। 17-20 तारीख बैठक बुलाई गई है एजेंडा सेट करने के लिए। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत गठक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। ये आज भी बात तो उन्होंने इधर की भी की, उधर की भी की, कहा हमारे विकल्प खुले भी हैं। एक तरफ वो पहुंच भी गए हैं बेंगलुरु में मीटिंग के अंदर। बहरहाल आगे बात करेंगे। और पटना के बाद मोदी विरोधी आज बेंगलुरु में डिनर पर जुट रहे हैं और कल 11 बजे से उनकी 24 की जंग की रणनीति तैयार होगी। आज शाम 6 बजे विपक्षी दलों के सारे नेता एक मेज पर मौजूद होंगे, साथ में डिनर होगा
और नरेंद्र मोदी को कैसे हराना है, बीजेपी को कैसे रोकना है, इस पर चर्चा होगी। और कल का दिन और इंपॉर्टेंट होगा। कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तमाम विपक्षी पार्टियों के लीडर जो हैं वो आपस में मंथन करेंगे। और इसमें देखिए जो एजेंडा इस बैठक का है, क्योंकि पटना के बाद अब इस बार कुछ तो और कॉन्क्रीट बात होने की उम्मीद है, तो क्या एजेंडा है बेंगलुरु की इस बैठक का, उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। कोशिश ये तो आपने आपको जैसे बताया कि 30 दल बीजेपी की अगुवाई में यहां दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं और दूसरा आज और कल मिलाकर 26 पार्टियां वहां जुटने वाली हैं। अगर आप लोकसभा स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें तमाम दलों को जोड़ दें तो बीजेपी और एनडीए में इस वक्त 330 सांसद दिखाई देते हैं। और अभी नाम क्योंकि तय नहीं है, लेकिन पीडीए चूंकि बीच में एक बार नाम चला था, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसमें आप ये 26 पार्टियां अगर जोड़ लें तो 131 सांसद होते हैं। बात करते हैं एजेंडे की कि आखिर इस बैठक का एजेंडा जो है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात इस बात पर होगी कि इस गठबंधन का नाम ही क्या होना चाहिए। विपक्षी दलों का जो गठबंधन बन रहा है उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका कन्वीनर कौन हो सकता है, और फिर अंतिम बात की सीट शेयरिंग को लेकर के भी हो सकता है कि इस बैठक के अंदर एक कदम आगे बढ़ा जाए। कम से कम इस बात की चर्चाएं जो हैं वो जरूर चल रही हैं। तो आप देखिए, और आज इस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद होंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कभी भी बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल अब वहां जा रहे हैं। इनकी भी अलग कहानी है कि ये कैसे माने हैं जाने के लिए। जयंत चौधरी ने अभी वहां पहुंचकर सस्पेंस खत्म किया। हेमंत सोरेन, स्टालिन नाराज हैं क्योंकि उनके एक और मंत्री पर ईडी की रेड चल रही है आज ही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कश्मीर की दोनों पार्टियां साथ हैं। सीताराम येचुरी सीपीआईएम से, डी राजा सीपीआई से, और आरएसपी वो देखिए इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। और कहा यह जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बहुत सी पार्टियां नई जुड़ी हैं 23 की बैठक के बाद। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, पार्टी के बीच तालमेल कैसे जो है पार्टियों के बीच बनाया जाएगा, उसके लिए एक न्यूनतम प्रोग्राम पर सहमति बननी है। और इसके अलावा कि कौन होगा कन्वीनर, इसको लेकर के भी सवाल इस सवाल का जवाब हमें इस बैठक से मिल सकता है। आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जयंत चौधरी की बात कर लेते हैं कि जयंत चौधरी ने सबको बड़ा कंफ्यूजन में रखा और चर्चाओं में इस बात की ज्यादा जोर से बात होती थी कि बीजेपी के साथ उनकी कहीं ना कहीं कोई कहानी पक रही है और पक चुकी है। लेकिन आज अचानक उन्होंने ऐसा लगता है कि सारे कयास धराशायी कर दिए। नहीं, पहली बात तो ये कि जयंत चौधरी को लेकर ये सब क्यों चला, पहली बात इसकी करनी चाहिए। ये पहली बात इसलिए शुरू होगी क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उनका जो गठजोड़ था और वो धान और वो लेकर पोटली लेकर निकले थे कि यूपी से एकदम से भाजपा को गायब कर देंगे। चुनाव हारे तो अखिलेश यादव और उनके बीच मनमुटाव हो गया, यानी जो पहला गठजोड़ था वो गड़बड़ हो गया। अब ये दूसरा वाला गठजोड़ है, अब ये लोकसभा के लिए बनने वाला है, ये नेशनल लेवल पर है, पैन इंडिया है। उसमें जयंत चौधरी कैसे आ रहे हैं, इसको लेकर मुश्किलें खड़ी हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लिहाज से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव के लिहाज से देखें तो वो चाहते हैं कि एकता तो हो, लेकिन उनके पास जो है वो बड़ी मुश्किल से बचा के रखा है, उसमें से कुछ जाए न। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भी समझौता नहीं हो पाया। जो एक तरह से कहें कि एक साथ दोनों नेताओं को दिखना था, दोनों नौजवान हैं, एक तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं, कहीं न कहीं दोनों के पीछे थोड़ा समाजवादी वाला मसला है, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं चल पाए। भारतीय जनता पार्टी को जाट वोटों के लिहाज से बेहतर था। डील हुई, बातचीत हुई, टूट गई, क्या हुआ ये तो जयंत चौधरी आखिर में बताएंगे। लेकिन आज की भी उनकी बात ये कह रही है कि अभी न मोदी अकेले हैं न विपक्ष अकेला है। अब इसको किसी भी तरफ से आप कहेंगे तो वो विश्लेषण कर सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं मेरे भी विकल्प खुले हैं। आप डिनर खाने वहां पहुंच चुके हैं बेंगलोर, उसके बाद भी वो कह रहे हैं मेरे विकल्प भी खुले हुए हैं। बड़ी अच्छी बात कही कि दरवाजे बंद नहीं हुए। हाँ। तो दरअसल इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, और जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह और अखिलेश यादव के पिता चौधरी मुलायम सिंह यादव, इनके बीच में कभी भी संबंध सहज नहीं रहे हैं, हमेशा खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। जब पहली बार 89 में मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह के बीच में चुनाव हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और बाकायदा लखनऊ में विधायकों के बीच चुनाव हुआ और उसमें अजीत सिंह को चुनाव हारना पड़ा और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री चुने गए। दरार उसी दिन पड़ गई थी इन दोनों की। दोनों ही चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक वारिस हैं। अजीत सिंह तो मतलब उनके बेटे ही थे और इसी को लेकर झगड़ा रहा। बाद में फिर मुलायम सिंह अजीत सिंह एक साथ आए जनता दल में, फिर अलग हुए, फिर एक साथ आए, और तो खट्टे मीठे, क्योंकि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कोशिशों के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी जाटों का वो विश्वास हासिल नहीं कर पाई और अजीत सिंह यादव का विश्वास हासिल नहीं कर पाए पूरब में और मध्य उत्तर प्रदेश में। तो ये लड़ाई हमेशा रही। वही दोनों लड़ाई को बीजेपी सपा दोनों को फायदा था अगर ये उनके साथ आ जाते तो, जिस गठबंधन में और यही लड़ाई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में भी ये अदावत या खींचतान हमेशा रही है। साथ में आने के बावजूद भी दोनों के बीच में एक सहज संबंध जो होना चाहिए वो नहीं रहा। और बीजेपी इसमें थी इस पूरे खेल में कि भाई जयंत चौधरी भी आ जाए तो एक बार लॉक हो जाए मामला जाट वोटों का, फिर उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती नहीं रहेगी जाट वोटों के बीच में। मुझे लगता है वो जो एक बार हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टी का विलय हो जाए, बीजेपी इस पे जोर दे रही थी। जयंत चौधरी विलय नहीं चाहते, वो सीटें चाहते हैं, गठबंधन चाहते हैं। इसको लेके बात बनी नहीं, इधर उन्होंने बात तोड़ी नहीं थी। यूपीए में कांग्रेस के साथ भी उनका बराबर संवाद था, इसलिए फाइनली जयंत चौधरी बेंगलोर पहुंच गए। आप चैप्टर क्लोज लग रहा है आपको या अभी भी उन्होंने कुछ गुंजाइश रखी हुई है? राजनीति में चैप्टर तो कभी क्लोज होता ही नहीं, किसी का नहीं होता है। इसलिए मैं किसी का चैप्टर कहीं क्लोज नहीं मानता। अब देखिए राजभर जी 2019 में साथ में थे, फिर बाद में अलग हो गए, खूब गालियां उनकी बात सर डिटेल में आगे करेंगे। आपको जयंत चौधरी अभी कहीं और पलटी मार दें तो कोई हैरानी नहीं है भैया। मैंने कहा ना चैप्टर कहीं क्लोज नहीं होता है। मैं कैसे कह दूं कि कहीं मानेंगे या मारेंगे ही नहीं। इसको ऐसे कह लीजिए कि आज तो देखिए अपोजिशन मीटिंग ने ये राउंड जीत लिया है, लेकिन जयंत चौधरी हो सकता है कि इससे थोड़ा कहते हैं ना थोड़ा मोटा के हिस्ट पुष्ट होके आए तो भाजपा से थोड़ा बार्गेनिंग बढ़िया हो जाए, उसके लिए तैयारी हो गई। अरे चैप्टर शब्द जो है हमने जानबूझकर इस्तेमाल किया। तो एक चीज और बताएं, ये बात सिर्फ जयंत चौधरी पे लागू नहीं होती है। इधर जो 30 आए उनमें से भी कुछ जगह उधर जा सकते हैं। एक एक नाम लेके बात करेंगे, बात नहीं बनती। चैप्टर शब्द आज हमने इस्तेमाल किया क्योंकि अखिलेश यादव ने आज ये शब्द जो है याद दिला दिया सुबह सुबह। अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं बेंगलोर की मीटिंग के लिए और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये लिखा कि उन्हें कर्नाटक जाकर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के कई चैप्टर कर्नाटक में पढ़े हैं और अब कर्नाटक से एक ऐतिहासिक चैप्टर लिखा जाएगा। हिस्ट्री यहां से जुड़ी है, फ्यूचर भी जुड़ेगा। ये ट्वीट जो है अखिलेश यादव का आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ लेकिन खड़े हुए हैं फिलहाल विपक्षी गठबंधन में। नहीं, मुझे लगता है कि ये बेहतर भी है, ये उनकी राजनीति के लिए भी। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखें तो बहुत जरूरी है कि अखिलेश यादव भ्रम की स्थिति में न दिखें, क्योंकि अभी तक की राजनीति में उनके साथ ये कई बार दिखा है कि वो भ्रम की स्थिति में दिखते हैं, अंतिम में निर्णय लेते हैं। उनको लगता है नहीं ठीक है, थोड़ी गुंजाइश छोड़नी चाहिए। अब वो विपक्षी एकता में नौजवान चेहरा है वो और तेजस्वी यादव, मैं इनको दोनों चेहरों को देखता हूं, लेकिन तेजस्वी यादव ने बेहतर किया है, हमेशा निर्णय लेने में आगे रहे, अखिलेश बहुत पीछे रहे। अब अगर वो कह रहे हैं कि हम ऐसे मजबूत चैप्टर लिखेंगे तो एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो एक। लेकिन आपको सुनना चाहिए जो मेजबान है बेंगलोर की इस बैठक के कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। बहुत सारे सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें किए गए थे कांग्रेस पार्टी से कि इसका नाम क्या होगा, कन्वीनर कौन होगा, तमाम बातों पर बात हुई है। उनसे पूछा गया वहां एनडीए की बैठक हो रही है, 30 दल उसमें शामिल होंगे, ये दावा है। तो आप जरा मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम 26 हैं, तभी वहां 30 का दावा है, लेकिन 30 है कौन, बीजेपी ये तो बता दे। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है तो मैं एक ही काफी हूं बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे। और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको, तो ये तो मालूम होने दो। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे, तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। देखिए वो आज वो तंज कस रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, समीर साहब। वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, आप 30 लोगों की बात कर रहे हो। ये पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टियां भी है या किसी को भी बुला लिया है? नहीं, देखिए एक अकेला मोदी सब पे भारी, इन्होंने मोदी जी ने एकदम सही कहा था लोकसभा में। आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद, अगर पार्टी की बात करें तो लोकसभा में 303 सांसद है और जो विपक्ष अभी एकता की बात बेंगलोर में कर रहे हैं, उनके सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास आज लेके 54 सांसद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पूरी पार्टियां मिला के जितने सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के अकेले उससे दुगने से ज्यादा सांसद है। तो विपक्ष के लिए नो डाउट मोदी एक चुनौती है और मोदी सब पे भारी होंगे। 2019 का परिणाम भी इस बात को बताता है। आप देखिए
एनडीए के 353 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी की 303 सीटें थी। हालांकि ठीक है, इसमें शिवसेना की 16-17 सीटें और जेडीएस की भी 17 की सीटें थी। अब वो दोनों बीजेपी के साथ, जेडीयू की 17 सीटें थी, अब दोनों बीजेपी के साथ नहीं है, तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय जरूर है। और शायद इसी कारण जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना में टूट हुआ और अब एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए में आ चुके हैं, अजित पवार एनडीए में आ चुके हैं, तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी भी अपना एनडीए का कुनबा बढ़ाएगी। आज फिर 303 सीटें लाना है भारतीय जनता पार्टी को, इस पर बहुमत की सरकार बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को जोड़ेगी, अपनी विपक्ष को तोड़ के अपनी पार्टी को संग जोड़ेगी। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी की बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे दलों को बहुत ज़्यादा देने की स्थिति में भी रहती है, मन बड़ा रखती है, जबकि कांग्रेस और जो विपक्ष के दल अभी एकता की बात कर रहे हैं, ये आपस में ही सीटों को लेकर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगी दलों को ज़्यादा सीटें दी, उनकी क्षमताओं से ज़्यादा सीटें दी और उन्हें प्रतिनिधित्व दिया, और इसलिए वो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। अब सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। आप और अन्य दल देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का, एकनाथ शिंदे जुड़े तो 40 विधायकों संघ आए, जिसे मुख्यमंत्री बना दिया। ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री अभी तक, लेकिन विपक्ष को जोड़ने के लिए जो कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें आपको क्या कमी नजर आई? उन्होंने तो दावा ही छोड़ दिया कि चलिए, हम तो ये भी दावा नहीं करते कि हमारा आदमी को आप कैंडिडेट डिक्लेयर कीजिए या कन्वीनर ही डिक्लेयर कर दीजिए। प्रॉब्लम ये है कांग्रेस के नेतृत्व में कि कांग्रेस को सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में कांग्रेस कदम नहीं रखे। आम आदमी पार्टी कहते हैं कि भाई राज्यपाल के खिलाफ अगर जो लेके आ रहे हैं, उसके खिलाफ अगर सब कांग्रेस समर्थन देती है तो हम बैठक में जाएंगे। मान लिया कांग्रेस पार्टी ने, देखिए दिया तो तब जा रही है ना, मतलब पहले शर्त रखी कि आप दोगे भाई तो हम बेंगलोर में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं देखे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बड़े दल है, जो आज विपक्षी एकता के जो बड़े चेहरे, जिसमें ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव है, ये 5 बड़े लोग कांग्रेस से कहते हैं कि आप हमारे क्षेत्रों में मत देखो, हमारे राज्य में मत देखो। देखिए, अब आपकी भाजपा से डायरेक्ट जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, उस वक्त क्या क्या बातें होती हैं आपस में, उस तब की बात होगी। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को मना करके या उनको साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड जो है थोड़ा सॉफ्ट किया। इसको लेकर के लग रहा है कि कांग्रेस बड़ी गंभीर है, और चाहे 20 सीटों की बात हो दिल्ली और पंजाब मिलाकर के लोकसभा की, लेकिन फिर यहां पर भी कोई वॉकओवर देना नहीं चाहती है किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को। अरविंद केजरीवाल अब बैंगलोर जाएंगे, यह तय हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मनाया कैसे गया, इसके पीछे की कहानी आपको हम बताना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी आखिरी वक्त तक खुलकर यह नहीं कहना चाह रही थी कि हम इस ऑर्डिनेंस का, इस बिल का जो बीजेपी लेकर आएगी पार्लियामेंट में, इसका विरोध करेंगे। उनकी लोकल यूनिट से बहुत ज्यादा विरोध था कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हमें किसी सूरत में दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर आखिर में माना जा रहा है कि दो जो इस विपक्षी एकता की धुरी जो बने हुए हैं, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, इन दो नेताओं ने काफी मशक्कत की, काफी मेहनत की। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, दूसरी ओर से नीतीश कुमार, दोनों पक्षों में बातचीत करते रहे आपस में, और उन्होंने कहा कि आपको कम से कम इस मुद्दे पर एक साफ स्पष्ट संकेत दे देना चाहिए। वरना अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया था कि जब तक कांग्रेस पार्टी हमें क्लियर कट नहीं कहती ऑर्डिनेंस के खिलाफ है हम, तब तक हम बेंगलुरु नहीं जाएंगे। और अंत में आखिरकार केसी वेणुगोपाल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से आकर के स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि हम किसी भी सूरत में बीजेपी गवर्नर्स के जरिए जो राज्य चलाना चाहती है विपक्षी पार्टियों के, उसकी इस मंशा को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात मनवा ली, कहानी है। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी मनवा ली और कांग्रेस ने भी मनवा ली। कांग्रेस ने कहा था हम पार्लियामेंट सत्र शुरू होने के 10 दिन के भीतर फैसला करेंगे, तो पार्लियामेंट सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है और कल उन्होंने अनाउंस किया, तो दोनों की बात रह गई। दरअसल पटना की बैठक में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई काम नहीं होने देगी अपने उससे जिससे संघीय ढांचे पर कोई असर हो। तो ये एक तरह से जो है संकेत था। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत स्पष्ट घोषणा दिल्ली अध्यादेश का मेंशन करना चाहते थे, जिसको वहां पर नहीं माना और नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए चले आए। कांग्रेस का जो अपना इंटरनल जो दिल्ली और पंजाब के जो नेता थे वो इससे खिलाफ थे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के स्टैंड न ले। कांग्रेस का हाईकमान उनको भी संतुष्ट किए हुए था कि हम आखिरी समय फैसला लेंगे। और ये बात फिर बैक चैनल, जैसा भी आपने बताया कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन लोगों ने भूमिका निभाई एक जो बीच में एक वो करने की, तो बात यही हो गई कि उन्होंने भी अनाउंस कर दिया और ये भी जाने के लिए तैयार हो गई। ये बात उसी दिन स्पष्ट हो गई थी सौरभ जी, जिस दिन कांग्रेस के रात्रि भोज में सोनिया गांधी की उपस्थिति में जो करना बेंगलौर में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को भी न्योता गया था और अरविंद केजरीवाल ने उसको स्वीकार कर लिया था। तो मैं उसी दिन हम लोग समझ गए थे कि बीच में कुछ कहीं ना कहीं बैक चैनल से जो है बातचीत हो गई और जल्दी इसका नतीजा आने वाला है। और स्ट्रेटेजिक कमेटी की जो बैठक हुई कांग्रेस की, उसके बाद उन्होंने उस पर घोषणा कर दी
हुई। तो ये कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आम आदमी पार्टी जीत गई या कांग्रेस पार्टी जीत गई। ये बेहतर है तरीके से इस मामले को सुलझाया गया, और जो एक मुद्दा फंसा हुआ था, पेच फंसा हुआ था, इसको इस रूप में मैं तो देखता हूँ कि उसको बहुत सलीके से दोनों पार्टियों ने और इस विपक्षी गठबंधन ने सुलझा लिया। मतलब ऑपोजिशन की आप ये कह सकते हैं कामयाबी है, कामयाबी है, बुद्धिमत्ता है। जिस तरह से एक सुलझा। एक व्यक्ति जो लगभग चला गया था गठबंधन के बाद, हाँ, मतलब जाने के उसको आप लिए ले जो तैयार था वो कुछ भी तो, और अरविंद केजरीवाल को भी मालूम था। देखिए ऐसा नहीं है, ये जाहिर है अरविंद केजरीवाल अगर बेंगलोर नहीं जाते तो आज जो बैठक की सफलता की बात हम लोग कर रहे हैं, या जिस तरह बैठक जिस बड़े उत्साही माहौल में हो रही है वो नहीं होती। बैठक भले होती लेकिन उस पर ग्रहण लग चुका होता, और हम सारे लोग यही चर्चा कर रहे होते कि शुरुआत में ही। और अरविंद केजरीवाल, ये तो बैठक नुकसान होता कांग्रेस का, अरविंद केजरीवाल का नुकसान ये होता कि वो भी अकेले पड़ जाते। क्या उनके साथ बाकी लोग बैठक में नहीं जाते? ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे हुए थे। तो दोनों की मजबूरी थी इस मुद्दे को सुलझाना। तो ++1 ऑपोजिशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जब इसको हम थोड़ा बड़े दृश्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश कैसे छोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश तो छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर जयंत चौधरी की चर्चा करेंगे तो राजभर जी की भी चर्चा करेंगे, आगे उसी की चर्चा होगी। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जिस तरह से अपना खेमा मजबूत करने की, और आपने भी शुरू में कहा कि राजा रानी और सब, दरअसल है क्या ना कि अलग अलग राजा छोटे छोटे हैं छत्रप। पैदल सेना किसके पास ज्यादा है, किसके पास जनता का आधार है? और एक और बड़ी चीज है, देखिए अभी जयंत चौधरी चाहे हों या दूसरे जो भी छोटे दल ये आएंगे जाएंगे, इनको असली क्या है कि हमारा जुड़ के कितना बड़ा हमारा खेमा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि वो चले भी गए, जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर चले गए, लेकिन वो जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सीटें गंवाई, भारतीय जनता पार्टी की सीटें गंवाई। लाभ किसको मिला? लाभ तो नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि अब अगला जो चरण होगा, आज की बैठक के बाद और कल की बैठक के बाद, यानी आज के डिनर और कल की दोनों बैठकों के बाद, अब जो ये गुणा गणित होगा कि सीट कौन जिताएगा, कितनी जिताएगा, तो ठीक है, लेकिन तो उससे तय होगा। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, ये बड़ी सर दिल्ली पंजाब की 20 सीटें ही सही, लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितना फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा अगर ये सीट शेयरिंग पर कोई सहमति बना लेते हैं। जाते हैं फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा। एक परसेप्शन भी बिल्डअप होता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पंजाब साथ में है, बगल में हरियाणा है, तो इन सब चीज़ों, मतलब अगर हरियाणा को भी जोड़ लें तो 20 और 10-30 सीटें हो जाती हैं कुल मिलाकर के। क्योंकि आम आदमी पार्टी भले उसको सीट वहाँ मिले, शायद कांग्रेस ना दे या जो भी हो, या एक सीट दे भी दे, अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन कुछ उसका बहुत थोड़ा बहुत आधार हरियाणा में तो है ही। तो ये मिलाकर के फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन एक यक्ष प्रश्न है जो हर्षवर्धन जी ने कहा, वो दोनों के सामने यक्ष प्रश्न है, एनडीए के सामने भी और इस ये यूपीए पीडीए जो भी कह लें, कि जो पार्टियां जुड़ रही हैं वो क्या अपना वोट ट्रांसफर करा पाएंगी अपने खेमे में? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जुड़ गए और कांग्रेस सब, तो क्या आम आदमी पार्टी का वोट सीधा ट्रांसफर हो जाएगा अपोजिशन को, या कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को? इसी तरह ओम प्रकाश राजभर यूपी में दिक्कत आई थी, पिछले अलायंस में यूपी में दिक्कत आई। ये दिक्कत नहीं, अब ओम प्रकाश राजभर मान लीजिए जुड़ गए उदाहरण के लिए, अब क्या उनका जो वोट है वो बीजेपी में वापस जा पाएगा कि नहीं, अगर बीजेपी का कैंडिडेट है वहां? ये दिक्कतें ऐसी आती हैं कि जब अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता है तो जो उस पार्टी का वोटर होता है, अलायंस पार्टनर, वो फिर बिखर सकता है। तो ये चुनौती आप और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए आपको बिल्कुल लगता है कि इतना आसान नहीं है? नहीं, ये वोट ट्रांसफर कराने की, अगर ईमानदारी से वोट ट्रांसफर हो गया दोनों पार्टियों का कॉमन कैंडिडेट्स के लिए, तो निश्चित रूप से फिर सफाया होगा इस पूरी बेल्ट में, दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में। दिल्ली में तो चलिए कांग्रेस अब वैसी फोर्स नहीं रह गई, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आप जो है कैसे तालमेल बैठाएंगे? दिल्ली में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में फोर्स है 2019 के नतीजे अगर आप देख लीजिए। ठीक बात, लोकसभा लेकिन अब क्या है, मुझे लग रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हाथ रखने नहीं देगी। अब देखिए जालंधर का उपचुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी वहां जीत गई है, और जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाई है, तो मुझे लगता नहीं है कि 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को वो 13 और दिल्ली के 7 सीटें मिलाकर 20 सीटों में बमुश्किल 5 सीटें कांग्रेस को लिए छोड़ने के लिए तैयार होगी, जिसकी संभावना मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इसको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, देखना होगा। कैसे कर ली कांग्रेस सब जगह नंबर 2 पार्टी? अभी ये कहना है कि 5 सीटें देगी, अच्छा ये मुझे लगता है ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अभी तो बात होगी कितनी सीटें, क्योंकि दिल्ली में 4 और 3 सीटों के फार्मूले की बात हो रही है, क्योंकि अगर 3 सीटें दिल्ली में ही मिल गई तो पंजाब में 2 ही सीटें देगी आम आदमी पार्टी, और जालंधर में समझौता थोड़ी था दोनों के बीच में।
और रही बात, अगर आप इसकी बात करते हैं मजबूती की, तो संगरूर की सीट कामरा आम आदमी पार्टी सर, बात तो ये है ना, ज्यादा सीटें किसके पास, दोनों जगह प्रचंड बहुमत में आम आदमी पार्टी है। वो ये कैसे सहन करेगी कि कांग्रेस को हम ज्यादा सीट दें? गुजरात अपने से में एक भी ज्यादा कैसे दें? स्टेक है 8 MP जो है कांग्रेस पार्टी के हैं पंजाब में आज 2019 के। तो फार्मूला जो बनेगा उसमें 2019 के वोटों का शेयर प्लस विधानसभा के वोटों का शेयर और उसके बाद विधानसभा सीटों के, तो एक कोई ना कोई एक वैज्ञानिक फार्मूला, तार्किक फार्मूला निकालेंगी पार्टियां। हम अभी से एकदम से नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं कि समझौता नहीं होगा, सीटों को बंटवारे में गड़बड़ी हो जाएगी, वो मानेंगे नहीं। अरे जब बैठ रहे हैं तो मानने के लिए तो बैठ रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात ये मैं भी मानता हूं कि अभी जो सीटों का बंटवारा है वो थोड़ा लेटर स्टेज पे है, तो उसकी बात नहीं। असली मुश्किल वही है। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वर्कर जिस तरह से अभी ताजा लड़े हैं ना, थोड़ा पुराना हो जाता है तो किसी से समझौता हो जाता है। इतना ताजा लड़े हैं, और विशेष करके जिसको हम माइनॉरिटी वोट कहते हैं, मैं दिल्ली की बात कर लेता हूं, तो वहां जितना बड़ा संकट है, मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी। सीट तो बाद में होगी, हो गया, खत्म। एक लाइन में भी कह रहे, तो अभी तो वहां उनका एक पूर्व मंत्री इन्होंने गिरफ्तार किया है पंजाब के अंदर। ये सारी चीजें जो है, ये सब चल रहा है। वोट ट्रांसफर ज्यादा बड़ा मुद्दा है, सीट शेयरिंग से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।